माँ, अब नए शहर जा रहा हूँ। ना कोई दोस्त, ना कोई जान पहचान। काश आप होती। बेटा तैयार हो। आज तुम्हारा पहला दिन है नए स्कूल में। घबराना बिल्कुल नहीं। जी पापा, थोड़ा नर्वस हूँ। सब ठीक होगा बेटा। हमेशा याद रखना ये बात। जब दुनिया अनजान लगे तो मुस्कुराना मत भूलना। दोस्तों, ये कहानी है आर्यन की, जो इस शहर में नया आया था क्योंकि उसके पिता का इस शहर में ट्रांसफर हुआ था। दरअसल आर्यन क्लास 12वीं के एक स्टूडेंट था और आज आर्यन का स्कूल में पहला दिन है, जहां क्लास में बच्चे शोर मचा रहे होते हैं। आर्यन धीरे से अंदर आ जाता है, लेकिन किसी से नजरें नहीं मिलाता और वो चुपचाप आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। कौन है ये नया लड़का? देखो ना कितना चुप है। हाँ, बिल्कुल खामोश है। शायद किसी और शहर से आया है। मुंह भी नहीं खोल रहा। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और दिव्या मैम प्रवेश करती हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। आर्यन चौंक कर देखता है। दिव्या मैम के शॉर्ट ड्रेस और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व से वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो उन्हें टकटकी लगाकर बस देखता ही रहता है। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी क्लास टीचर मिस दिव्या शर्मा। आज हम हिंदी साहित्य से शुरू करेंगे। पेज नंबर 5 खोलिए। एक और जब सब बच्चे किताबें खोलते हैं तो वहीं आर्यन अब भी दिव्या मैम को देख रहा होता है। ऐसे ही समय बीतता है और लंच ब्रेक हो जाता है, जहां सभी बच्चे बाहर जा चुके हैं, लेकिन आर्यन पीछे बैठा रहता है। वहीं दिव्या मैम लंच करने आती हैं और शीशे में मेकअप ठीक कर रही होती हैं। अचानक उनकी नजर आर्यन पर पड़ती है। अरे, तुम लंच ब्रेक में क्लास में ही क्यों बैठे हो? अब मैम, मैं नया हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं बस यहीं बैठ गया। ओह, नए स्टूडेंट हो। नाम क्या है तुम्हारा? आर्यन वर्मा। ठीक है आर्यन, अकेले लंच करोगे तो बोर हो जाओगे। क्यों ना आज मेरे साथ लंच करो? जी मैम। इस तरह दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं। दिव्या मैम अपना टिफिन खोलती है। आर्यन अपने छोटे से डिब्बे से खाना निकालता है। तो आर्यन, कहाँ से आए हो? मैं लखनऊ से आया हूँ। पापा का ट्रांसफर यहाँ हो गया। मम्मी पापा दोनों आए हैं? ये सुनकर आर्यन थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलता है, माँ नहीं है। जब मैं 7 साल का था तभी उनका देहांत हो गया था। ये सुनकर दिव्या मैम की आंखें नम हो जाती हैं। ओह, सॉरी आर्यन, बहुत हिम्मती हो तुम। लेकिन माँ की कमी कभी किसी से नहीं भरी मैम। लेकिन आज बस आपसे बात करके अच्छा लगा। ये सुनकर दिव्या मैम थोड़ी भावुक हो जाती है। अगर कभी अकेलापन लगे तो मुझसे बात कर सकते हो। मैं टीचर हूँ, लेकिन इंसान भी हूँ। थैंक यू मैम। ऐसे ही समय बीतता है और बच्चों की छुट्टी हो जाती है। बच्चे धीरे धीरे स्कूल से जा रहे हैं। दिव्या मैम स्टाफ रूम में जाती है। आर्यन बाहर निकलते निकलते पलटकर एक बार और क्लास की तरफ देखता है। वहां मिस दिव्या अपनी किताबें समेट रही होती है। वो मुस्कुराती है और आर्यन भी मुस्कुरा देता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक टीचर मेरे जीवन में ऐसा सुकून भर देगी। पहली बार किसी के लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ मन में। अब आर्यन के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, या यूं कहें कि ये तो बस शुरुआत थी। स्कूल की अगली सुबह क्लास में पढ़ाई चल रही है, लेकिन आर्यन का ध्यान किताबों में नहीं है, बल्कि उसकी नजर बार बार दिव्या मैम पर जाती है। दिव्या मैम एक बार नजर मिलाती है और मुस्कुरा देती है। आर्यन हल्का सा शर्माता है। तो प्रेमचंद जी की कहानियों में समाज का आईना दिखता है, और जो लेखक समाज को बदल सके वही सच्चा साहित्यकार होता है। ये सुनकर आर्यन मन ही मन बुदबुदाता है, जैसे आप भी किसी कहानी की तरह सुंदर हो। आर्यन की आवाज पीछे बैठे छात्र को सुनाई दे देता है। क्या बड़बड़ा रहा है बे? फिर से दिव्या मैम के ख्वाब हैं? तू बस अपने काम से काम रख। इस तरह क्लास में थोड़ी फुसफुसाहट होती है, जिसकी वजह से दिव्या मैम उन पर ध्यान देती है। आर्यन, कोई परेशानी है? नहीं मैम। दिव्या मैम समझ जाती है और कुछ नहीं कहती। क्लास जारी रहती है। कुछ समय बाद लंच ब्रेक हो जाता है।
जहां क्लास खाली है। आर्यन आर्यन पिछली सीट पर बैठा है। दिव्या मैम आती है और मुस्कुराकर कहती, क्या आज भी अकेले लंच? जी मैम, आपके साथ लंच करना मुझे अच्छा लगता है। तुम बहुत समझदार और शांत हो आर्यन, बाकी बच्चों से अलग। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप बाकी टीचरों से बिल्कुल अलग हैं। तो टीचर्स की रैगिंग हो रही है आजकल? नहीं, बस मैं आपको देखता हूँ तो लगता है कि जैसे माँ की कमी थोड़ी कम हो गई हो। ये सुनकर दिव्या मैम की मुस्कान हल्की सी उदासी में बदल जाती है। तुम बहुत प्यारे हो आर्यन, कभी कोई बात मन में हो तो मुझसे कहना, ठीक है? मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्या आप समझ पाओगी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिव्या मैम सभी बच्चों को 12वीं की पिकनिक के बारे में बताती हैं। बच्चों, अगले शनिवार हम ट्रेन से इंटरसिटी टूर पर जा रहे हैं, सांस्कृतिक संग्रहालय और नेचर पार्क। वाह मैम, ट्रेन से मजा आ जाएगा। वाह मैम, ट्रेन से मजा आ जाएगा। वाह मैम, ट्रेन से मजा आ जाएगा। वाह मैम, ट्रेन से मजा आएगा। वाह मैम, ट्रेन से मजा आएगा। वाह मैम, ट्रेन से मजा आएगा। वहीं आर्यन भी मन ही मन उत्साहित हो जाता है। यही मौका है, मैं ट्रेन में मैम से दिल की बात कह दूंगा, यही सही समय है। उसके बाद आर्यन घर जाकर पिकनिक की तैयारी करता है और वो अपने बैग में माँ की तस्वीर रखता है। एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड लिखता है, आपसे कहना था कुछ, और उसे बैग में रख देता है। मैं जानता हूँ ये गलत है, पर दिल के हाथों मजबूर हूँ, शायद उन्हें बता दूं तो कुछ बदलेगा। जिसके बाद सभी बच्चे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। पिकनिक का दिन, बच्चे लाइन में हैं, टीचर साथ खड़े हैं। तभी एक स्मार्ट दिखने वाला युवक दिव्या मैम के साथ आता है। वो उनके मंगेतर हैं, राहुल। बच्चों, ये है राहुल, मेरे मंगेतर, पिकनिक में मेरी मदद करेंगे। ये सुनकर आर्यन की मुस्कान एक पल में गायब हो जाती है। उसकी आंखें सूनी सी हो जाती हैं। उसे सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है। मंगेतर मतलब मैम किसी और की हैं? लेकिन फिर वो खुद को संभालता है। नहीं, अब जब आया हूं तो जो कहना वो कह दूंगा। कुछ देर बाद ट्रेन चलती है और सभी बच्चे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब ट्रेन चलने लगती है। सभी बच्चे मस्ती कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, लेकिन आर्यन खिड़की के पास चुपचाप बैठा है। जिसके बाद दिव्या मैम उसके पास आती है। क्या हुआ आर्यन, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? मैम, क्या कुछ बातें सिर्फ दिल में रखनी चाहिए? मतलब? मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। मैम, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर पूरी ट्रेन में एक पल को सन्नाटा सा छा जाता है। दिव्या मैम और उसके मंगेतर राहुल दोनों चौंक जाते हैं। क्या बकवास है ये? आर्यन, ये तुमने क्या कहा? शर्म नहीं आती? मैम, मुझे लगा आप... तुमने मेरी हर बात का गलत मतलब निकाला। मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, इंसान हूँ, और तुम जैसे बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो इसीलिए बात की, लेकिन तुमने इसे गलत समझा। जिसके बाद दिव्या मैम उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। आर्यन सन्न रह जाता है। पूरी ट्रेन में सन्नाटा छा जाता है और अब ट्रेन में कोई बातचीत नहीं। आर्यन अकेले कोने में बैठा है, खिड़की के बाहर देख रहा है। उसका चेहरा शर्म और पछतावे से झुका हुआ है। दिव्या मैम अब उससे दूरी बनाए बैठी है। मैंने क्या कर दिया? जो इंसान मेरी माँ जैसी बनी थी उसी से मैं... स्कूल में अगली सुबह प्रिंसिपल का ऑफिस, आर्यन और उसके पिता ऑफिस में बैठे हैं। सामने दिव्या मैम और प्रिंसिपल साहब हैं। माहौल बहुत गंभीर है। हम ऐसी घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं। दिव्या मैम, आपने आर्यन के पिता को बुलाया, अब आप ही बताइए। सर, आर्यन ने पिकनिक के दौरान मेरे सामने अपने प्रेम का इजहार किया, जो उसकी उम्र और स्थिति के बिल्कुल खिलाफ था। मैंने तुरंत उसे टोका भी और उसे समझाया, लेकिन मैंने सोचा माता पिता को बताना जरूरी है ताकि ये बच्चा गलत रास्ते पर ना जाए। मुझे माफ कीजिए दिव्या जी, मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे ने आपको इस स्थिति में डाला। मैं इससे बात करूंगा। इस दौरान प्रिंसिपल चुप रहते हैं और कमरे में खामोशी छा जाती है। तभी आर्यन बोलता है,
मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी कहा वो गलत था। मैं समझ नहीं पाया कि प्यार और स्नेह में क्या फर्क होता है। आपने मेरे अंदर जो खालीपन था उसे भर दिया। मैं उसे बस गलत दिशा में समझ बैठा। मुझे तुमसे कोई गुस्सा नहीं है आर्यन। तुम एक अच्छे बच्चे हो, लेकिन उम्र और भावनाएं जब कंफ्यूज हो जाए तो हम गलती कर बैठते हैं। अब तुम्हारा रास्ता सिर्फ एक है, पढ़ाई और अच्छा इंसान बनना। इसके बाद आर्यन और उसके पिता घर आ जाते हैं, जहां आर्यन चुपचाप बैठा है। उसके पिता उसके पास आते हैं और कंधे पर हाथ रखते हैं। आर्यन बेटा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें डांटा क्यों नहीं? क्यों पापा? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें अब खुद ही अपनी गलती समझ में आ गई है। बेटा, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उम्र के साथ अनुभव और जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। मुझे लगा मैम मुझे पसंद करती हैं। वो एक माँ की तरह तुम्हें अपनापन दे रही थी और तुम उससे प्रेम समझ बैठे। यह हर किशोर के जीवन में होता है, लेकिन जीवन सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलती बेटा। मैंने उन्हें शर्मिंदा किया पापा। और अब तुम उसे सुधार सकते हो, पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बनकर। तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम नाम कमाओ ताकि वो ऊपर से गर्व कर सके तुम पर। ये सुनकर आर्यन अपने पिता के सीने से लग जाता है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बाद क्लासरूम में बदलाव। आर्यन अब क्लास का सबसे एक्टिव छात्र बन चुका है। आंखों में आत्मविश्वास है। नई टीचर पढ़ा रही है और आर्यन सबसे पहले हाथ उठाकर सवालों के जवाब देता है। बाकी बच्चे उसकी सराहना करते हैं। आर्यन, तुम तो कमाल के स्टूडेंट हो। थैंक यू मैम। अब मुझे समझ आ गया है कि असली सफलता क्या होती है। मैंने उस दिन हार नहीं मानी थी, मैंने सीखा था और वहीं से मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। अरे मेरा लाल, चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों रो रहा है? मैं हूं ना तेरे पास। अरे मेघा, ये बच्चा किसका है तेरे गोद में? अरे ये बच्चा दरअसल एक आंटी अभी वॉशरूम गई हुई है। उन्होंने कुछ देर के लिए उनका बच्चा मुझे संभालने के लिए दिया हुआ है। ये उन्हीं का बच्चा है। अच्छा ठीक है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, पिकनिक काफ़ी शानदार रहा है ना? वापस जाते वक्त अच्छा नहीं लग रहा। मेरा तो मन यही कर रहा है कि मैं ऐसे ही जीवन भर स्कूल ट्रिप पर घूमती रहूं। अच्छा ठीक है। अगर तुम दोनों की गपशप खत्म हो गई हो तो अपना अपना सामान अच्छे से रख लो, क्योंकि अब हमारा स्टेशन आने वाला है। ठीक है। इसके बाद मेघा उस बच्चे को सभी के नजरों से छुपाकर अपने बैग में डाल लेती है, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। अरे तो क्यों रो रहा है? मैं हूं ना तेरे पास। जल्दी से चुप हो जा, नहीं तो घर में सभी को पता चल जाएगा। ऐसा कहकर मेघा उस बच्चे को दूध पिलाने लगती है और अपने पास ही सुला लेती है। ऐसे ही अगली सुबह वो उस बच्चे को अपने बैग में डालकर अपने साथ स्कूल ले जाती है और अपने क्लास के सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठ जाती है। अरे मेरा बेटा, चुप हो जा। मेघा उस बच्चे को दूध पिलाती है और उसके बाद अपने बैग में डाल लेती है। इसी तरह से मेघा सभी से छुपते छुपाते उस बच्चे को अपने साथ रखती है। वो उसके साथ हंसती खेलती है और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगती। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि आखिर ये बच्चा था किसका? क्या मेघा का कोई अफेयर था या उसका बच्चा था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? इसे जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। मेघा बेटी, जब से तुम स्कूल ट्रिप से वापस आई हो, थोड़ी सी परेशान सी दिख रही हो, क्या बात है? वो पिताजी, कोई बात नहीं है। वो दरअसल स्कूल ट्रिप के आने के बाद अचानक से एग्जाम के डेट अनाउंसमेंट हो गई ना, इसी वजह से थोड़ा टेंशन हो रहा है। अरे बेटा, इतना भी टेंशन मत ले। मुझे पता है मेरी बहन तो इस बार टॉप करेगी। अभी रोशन ने इतना कहा ही था कि तभी मेघा के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आती है। मेघा दीदी, आपके कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, क्या बात है? वो दरअसल भाभी, वो मेरे मोबाइल का रिंगटोन है ना, इसी वजह से कोई इम्पोर्टेंट कॉल कर रहा होगा। 1 मिनट में देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर मेघा फटाफट से अपने कमरे में जाती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जिसके बाद वो बच्चा चुप हो जाता है। अरे बेटा, आज तो मैं तेरी वजह से पकड़ी ही जाती। तुझे भूख लगी थी ना, अब मैंने तुझे दूध पिला दिया है। अब मैं जल्दी से घर वालों के पास जाती हूँ, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा। ऐसा कहकर मेघा वापस से अपने घर वालों के साथ आकर बैठ जाती है। क्या बात है मेघा, बड़ा समय लग गया।
वो भैया, मैंने कहा था ना कि एग्जाम आने वाला है, इसी के सिलसिले में आंचल ने कॉल किया था, उसी से बात कर रही थी, इसीलिए समय लग गया। ऐसा कहकर मेघा अपने घर वालों को बुद्धू बना देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और मेघा अपने बच्चे को अपने साथ स्कूल ले जाती है और घर भी ले आती है, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि मेघा के पास एक बच्चा भी है। लेकिन कहते हैं ना कि चोरी और झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं छुपती। ऐसा ही कुछ मेघा के साथ भी होता है। मेघा अपने क्लासरूम के सबसे पीछे वाले सीट पर बैठी हुई थी और अपने बच्चे को चुपके चुपके से दूध पिला रही थी। अब तूने दूध पी लिया है ना, अब जल्दी से बैग के अंदर छुप जा, नहीं तो कोई तुझे देख लेगा। ऐसा कहकर मेघा अपने बच्चे को बैग के अंदर छिपा लेती है। वहीं मेघा का क्लास टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है। तो बच्चों, ये है ट्रिग्नोमेट्री, इसे तुम अच्छे से नोट कर लो, ये एग्जाम में पक्का आएगा। और ये फिर से वही बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा कहकर मोहन उस आवाज का पीछा करता है। मेघा, ये आवाज हर बार तुम्हारी तरफ से क्यों आ रही है? क्या तुम अपने साथ कोई मोबाइल लेकर आई हो जिसका रिंगटोन इस तरह का है? निकालो निकालो मोबाइल। नहीं सर, मैं कोई मोबाइल अपने साथ नहीं लेकर आती, और मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं मेघा, मुझे आवाज आती है बीच बीच में, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। अच्छा, वो तो हमारे काम वाली आशा आंटी है ना, उनका बच्चा होगा, वो इधर ही काम करती है ना, शायद आप उन्हीं के बच्चे की आवाज सुन लेते होंगे। नहीं, पर हो भी सकता है। मेघा के टीचर ने अभी इतना कहा ही था कि फिर से मेघा के बैग के अंदर से उसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। मेघा, ये आवाज तुम्हारे बैग से ही आ रही है। क्या तुम्हारे बैग में कोई बच्चा है? और ये तुम्हारा बैग इतना बड़ा क्यों है? नहीं सर, मेरे बैग में कुछ नहीं है, बस खाने के सिवा। वो सर, मेघा अपने साथ बहुत सारा खाना लेकर आती है, ट्रिप पर भी मेघा बहुत सारा खाना लेकर आती थी, उसी समय से मेघा के पास इतना बड़ा बैग है। मेघा, जब सर इतना कह रहे हैं तो एक बार बैग चेक करवा दो ना प्लीज सर, मेरे बैग में खाने के सिवा और कुछ नहीं है। तो फिर इतना डरने वाली कौन सी बात है? ऐसा कहकर मोहन मेघा के बैग को उठा लेता है और उसे चेक करने लगता है, जिसमें उसे एक बच्चा मिलता है। अरे ये क्या, तुम्हारे बैग में तो एक बच्चा है। मैं कह रहा था ना कि मुझे बार बार किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ये वही बच्चा है? बताओ मेघा, ये किसका बच्चा है ये? और तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है ये बच्चा? एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो अभी, और तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूँ मैं अभी। ऐसा कहकर मोहन मेघा को अपने साथ प्रिंसिपल रूम में ले जाता है और वहाँ उसके पेरेंट्स को बुलाता है और सारी बात मोहन सभी को बताता है। मैं कहता था ना माँ पिताजी कि मुझे किसी बच्चे की रोने की बार बार आवाज़ आती है, वो भी रात के टाइम पे, लेकिन मुझे लगा कि ये सच में मेघा का रिंगटोन होगा। अरे नाश बेटी करमजली, बता दे ये बच्चा किसका है। मेघा, तूने तो हमारी नाक कटवा दी, सच में मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तूने। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, सच में मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप लोग सोच रहे हैं। ओह मेघा, हम वही तो जानना चाहते हैं कि ये बच्चा है तो आखिर है किसका। भाभी, मैं वो बताऊंगी, शायद आप उस पर विश्वास नहीं करोगी। मेघा, मैं तुम पर अपने से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ, एक बार बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है। भाभी, वो उस समय की बात है जब मैं ट्रिप पर गई थी, हमने सब जगह घूम लिया था, चिड़ियाघर, म्यूजियम और कई पहाड़ी जगह भी, जिसके बाद हम सभी एक बगीचे में गए। अरे वाह, ये कितना सुंदर बगीचा है, चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट, सुहावना मौसम। अरे ये आम का पेड़ बाकी आम के पेड़ से बड़ा ही अलग है, और इसका ये फल तो बड़ा ही चमक रहा है, शायद इसे खाकर मैं भी चमकने लगूं। ऐसा सोचकर मेघा वो आम खा लेती है, जिसके बाद मेघा का पेट अचानक ही बड़ा हो जाता है और वो दर्द से नीचे बैठ जाती है और कुछ ही देर में वो एक नवजात बच्चे को जन्म देती है। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? ये क्या मेरा बच्चा है? मैं इसे अपने साथ ले जाऊं या छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, कितना प्यारा है। अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ा तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे, इसे मैं जल्दी से बैग में डाल लेती हूँ। ऐसा कहकर मेघा उस बच्चे को बैग में डाल लेती है। तभी उसकी दोनों सहेलियां आंचल और गीता उसके पास आती है। अरे जल्दी चल, मैम और सर ने कहा था कि हम सभी को एक साथ रहना है। हाँ, और तू है कि मेघा यहाँ अकेले घूम रही है, चल जल्दी कर,
हमारी ट्रेन का समय हो रहा है, हमें वापस भी तो यहाँ से जाना है। हाँ हाँ बाबा ठीक है। ऐसा कहकर वो तीनों सहेलियां ट्रेन में बैठ जाती हैं और वापस अपने घर आ जाती हैं। ये हुआ था मेरे साथ। अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ मेघा, ये तो किसी झूठ से कम नहीं लग रहा। अगर तुझे झूठ ही बोलना था तो कुछ ढंग का झूठ सोच लिया होता तूने। माँ मैं झूठ नहीं बोल रही। भाभी कम से कम आप तो विश्वास कीजिए। माँ, पिताजी और आप सभी, मैंने जैसा कहा था कि मैं मेघा की बातों पर जरूर विश्वास करूंगी, और इसमें कितना सच और कितना झूठ है ये तो हमें उस जगह पर जाकर ही पता चलेगा। शायद तुम सही कह रहे हो रोशनी। इसके बाद वो सभी लोग उसी बगीचे में जाते हैं जहाँ पर वो जादुई आम का पेड़ था। हाँ, ये वही आम का पेड़ है। इसी पेड़ की चमकते हुए आम को मैंने खाकर इस बच्चे को जन्म दिया था। अभी मेघा ने इतना बोला ही था कि तभी वो पेड़ बोल पड़ता है। हाँ, मेघा बिल्कुल सही कह रही है। मैं इस बगीचे का राजा हूँ और मेरा आम कोई साधारण आम नहीं है, बल्कि ये एक तिलिस्मी आम है। इसे जो भी लड़की या महिला खाती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दरअसल मुझे एक साधु बाबा ने वरदान दिया था कि जो भी महिला गर्भवती नहीं हो पा रही है वो मेरे आम को खाकर संतान की सुख की प्राप्ति कर सकती है। लेकिन मेघा इस बात से अनजान थी और आते समय मेघा ने मेरे साइड में लगा हुआ बोर्ड नहीं देखा और उसने मेरे चमकते हुए आम को खा लिया, जिसके कारण से उसे ये बच्चा प्राप्त हुआ। मैंने आप सभी से कहा था ना कि मैं सच बोल रही हूँ। हाँ बेटी, तू सच में सच बोल रही थी। अगर आज ये आम का पेड़ नहीं बोलता और हम रोशनी के कहने पर यहाँ नहीं आए होते तो शायद हम तुझे हमेशा गलत ही मानते। मुझे पहले से ही पता था कि मेरी ननद कोई गलत काम नहीं कर सकती। कोई बात नहीं दीदी, आज से इस बच्चे को मैं और आप मिलकर पालेंगे। और ठीक वैसा ही होता है। मेघा और रोशनी उस बच्चे को मिलजुल कर पालती हैं। जब मेघा स्कूल जाती है तो उसकी सारी देखभाल रोशनी करती है, और जब मेघा स्कूल से वापस आती है तो वो उसके साथ खूब हंसती खेलती है। इसी तरह से वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।